जरा सोचिए, किसी की नागरिकता छीन ली जाए, उसका घर जला दिया जाए और उसे बताया जाए कि जिस जमीन पर उसकी पीढ़ियां रहती आई हैं वहां उसका कोई वजूद ही नहीं है। ये रोहिंग्या समुदाय की हकीकत है और आज हम इसी संकट की हर परत को आसान भाषा में समझेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी राज्यविहीन आबादी, ये सुनने में सिर्फ एक लाइन लगती है, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है जो रोहिंग्या लोगों के वजूद के संकट को बताती है। मतलब ऐसे लोग जिनका अपना कोई देश नहीं है। 7,70,000 से भी ज्यादा। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सोचिए, 2017 में सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर एक पूरे शहर जितनी आबादी को एक बेहद क्रूर मिलिट्री एक्शन की वजह से अपना घर, अपनी जमीन, अपनी पूरी दुनिया छोड़कर भागना पड़ा। तो चलिए इस पूरी सिचुएशन को आसानी से समझने के लिए एक नजर डालते हैं कि हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले ये लोग हैं कौन, फिर 2017 में आखिर हुआ क्या था जिसने सब कुछ बदल दिया, उसके बाद उनकी आज की जिंदगी कैसी है, उनके खतरनाक सफर, और आखिर में इस सब का सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे अहम और बुनियादी सवाल से कि आखिर रोहिंग्या हैं कौन और ये इतनी बड़ी स्टेटलेस यानी बिना देश की आबादी बन कैसे गए। असल में ये पूरा संकट शुरू होता है पहचान से, आइडेंटिटी से, और इस सब की जड़ है 1982 का एक कानून। इसी कानून ने रातों रात रोहिंग्या लोगों से उनकी नागरिकता छीन ली। और जाहिर है, जब नागरिकता ही नहीं तो कोई कानूनी अधिकार भी नहीं, ना पढ़ाई का, ना इलाज का और ना ही सुरक्षा का। और यहीं पर पूरा मामला दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ रोहिंग्या कहते हैं कि भाई हम तो यहाँ पीढ़ियों से रह रहे हैं, और दूसरी तरफ म्यांमार की सरकार का कहना है कि ये लोग तो बांग्लादेश से आए इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं। और बस इतिहास को लेकर इसी अलग अलग दावे ने इतने सालों के जुल्म और हिंसा को हवा दी है। तो सालों से ये सब चल तो रहा था, लेकिन फिर आया साल 2017। एक ऐसी घटना हुई जिसने इस पूरे संकट को दुनिया के सामने ला खड़ा किया और इसे एक भयानक मानवीय आपातकाल में बदल दिया। अगस्त 2017, ये वो वक्त था जब सब कुछ बदल गया। म्यांमार की मिलिट्री ने एक ब्रूटल क्रैकडाउन शुरू किया। मतलब बड़े पैमाने पर अत्याचार हुए, गांव के गांव जला दिए गए। हालात इतने खराब थे कि यूनाइटेड नेशंस ने इसे एथनिक क्लेंजिंग का एक साफ उदाहरण बताया। और नतीजा वही नंबर, 7,70,000 से ज्यादा लोग अपनी जान बचाने के लिए पास के देश बांग्लादेश भाग गए। ये घटनाएं इतनी भयानक थीं, उनकी गंभीरता इतनी ज्यादा थी कि अब यूएन इस पूरी मिलिट्री कार्रवाई की जांच जेनोसाइड यानी नरसंहार के एंगल से कर रहा है। और हाँ, ये इंटरनेशनल लॉ में सबसे संगीन जुर्मों में से एक माना जाता है। तो ठीक है, लाखों लोग बॉर्डर क्रॉस कर गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या उन्हें कोई सुरक्षित जगह मिली? यहीं से शुरू होता है उनकी जिंदगी का अगला चैप्टर, एक ऐसी जिंदगी जो बिल्कुल अनिश्चित है। तो देखिए, ज्यादातर लोगों ने आस पड़ोस के देशों में ही शरण ली, लेकिन इन नंबर्स से साफ पता चलता है कि इसका सबसे बड़ा बोझ, लगभग पूरा बोझ, अकेले बांग्लादेश पर आ पड़ा। और इसी वजह से बांग्लादेश आज दुनिया के सबसे बड़े रिफ्यूजी संकटों में से एक को झेल रहा है। बांग्लादेश में एक जगह है कॉक्स बाजार। यहां लगभग 10 लाख लोग, सोचिए 10 लाख लोग, दुनिया के सबसे बड़े और भीड़-भाड़ वाले रिफ्यूजी कैंप्स में रहते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां साफ पानी, खाना, साफ सफाई, मतलब बिल्कुल बेसिक चीजें भी रोज की एक जंग है। अब आते हैं भारत पर। यहां भी लगभग 20,000 रोहिंग्या शरणार्थी हैं। हाँ, यह नंबर काफी कम लग सकता है, लेकिन यहां उनके सामने चुनौतियां बिल्कुल अलग हैं और शायद कानूनी तौर पर और भी ज्यादा अनिश्चित हैं। देखिए, बांग्लादेश में तो वो कैंप्स में हैं, रिफ्यूजी हैं, लेकिन भारत में उन्हें अवैध प्रवासी माना जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उन पर हमेशा गिरफ्तारी या देश से निकाले जाने का खतरा बना रहता है, और इसी वजह से उन्हें हेल्थ या एजुकेशन जैसी बेसिक सर्विसेज तक कोई कानूनी पहुंच भी नहीं है। और ये बात उनकी कानूनी लाचारी को बिल्कुल साफ कर देती है। यूएन का जो रिफ्यूजी कार्ड होता है ना, जिसे इंटरनेशनल लेवल पर प्रोटेक्शन का सिंबल माना जाता है, उसके बारे में भारत सरकार का कहना है कि भारत में इसका कोई मतलब नहीं है। इससे समझा जा सकता है कि वो कानूनी तौर पर कितने कमजोर हो जाते हैं। तो जब आस पड़ोस के देशों में भी भविष्य ऐसा अंधेरे में दिखता है, तो कई लोग हताशा में और भी खतरनाक सफर पर निकल पड़ते हैं। और यहीं से ये संकट एक इलाकाई मसले से बढ़कर एक इंटरनेशनल मुद्दा बन जाता है। 569, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है,
ये उन लोगों की गिनती है जो सिर्फ 2023 में समुंदर के रास्ते अपनी जान गंवा बैठे या लापता हो गए। पिछले 10 साल में ये सबसे ज्यादा है, जो उनकी बेबसी और हताशा को दिखाता है। और जो लोग इस खतरनाक सफर को पार करके किसी तरह जमीन तक पहुंच भी जाते हैं, उनकी मुश्किलें वहां भी खत्म नहीं होती। इंडोनेशिया जैसी जगहों पर उन्हें लोकल लोगों के गुस्से और विरोध का सामना करना पड़ता है। मतलब सुरक्षा की जो उम्मीद थी वो वहां भी टूट जाती है। इस पूरे संकट की एक बड़ी वजह यह भी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, मतलब दुनिया के देश, इस बात पर एकमत नहीं है कि इससे कैसे निपटा जाए। और जब सब बटे हुए होते हैं तो यूएन के प्रयास भी कमजोर पड़ जाते हैं, और जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनकी जवाबदेही तय करना मुश्किल हो जाता है। तो इतनी जटिल और निराश करने वाली तस्वीर के बीच सवाल उठता है कि क्या कोई रास्ता है? आगे क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं कि मानवाधिकार विशेषज्ञ इसके क्या समाधान बताते हैं। देखिए, समाधान कई लेवल्स पर हैं। सबसे पहला, जिन देशों में ये शरण ले रहे हैं वहां उनके लिए प्रॉपर रिफ्यूजी कानून बनाए जाएं। दूसरा, उन तक बेसिक सर्विसेज जैसे खाना पानी पहुंचे। तीसरा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाया जाए। और सबसे जरूरी, म्यांमार में जो इस समस्या की जड़ है उसे खत्म करने के लिए डिप्लोमेटिक दबाव बनाया जाए। और यहीं पर मेजबान देश एक मुश्किल सिचुएशन में फंस जाते हैं। एक तरफ उनके नेशनल सिक्योरिटी की चिंता है और दूसरी तरफ इंसानियत के नाते उनकी जिम्मेदारी। इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए, यह सच में एक बहुत ही पेचीदा सवाल है। और आखिर में ये रोहिंग्या संकट हम सबके सामने एक बहुत बड़ा, एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है कि बॉर्डर्स से बंटी इस दुनिया में उन लोगों के लिए हमारी सामूहिक जिम्मेदारी क्या है जिनका अपना कोई देश ही नहीं है।